नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में हुए घोटाले पर दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और डीएमके नेता कनिमोझी समेत 17 अभियुक्तों और 3 कंपनियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इन लोगों के खिलाफ धारा 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात और धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए गए थे। अगर अदालत के फैसले पर गौर करें तो इस मामले में अभियुक्तों को तो बरी कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि 2008 में यूपीए सरकार के दौरान हुए 2G आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अदालत के आदेश के अनुसार इस केस में सीबीआई सबूतों के आधार पर यह साबित नहीं कर पाई भी आरोपी घोटाले में शामिल थे और इसी कारण उन्हें बरी किया गया है। सीबीआई ने कहा है कि वो अदालत के इस फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देगी। 2G घोटाला साल 2010 में उस समय सामने आया था जब भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अनुसार सरकारी खजाने को अनुमानित 1,76,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। हालांकि सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किया था उसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई थी। आरोप था कि अगर लाइसेंस नीलामी के आधार पर दिए जाते तो खजाने को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपए और हासिल हो सकते थे। हालांकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नुकसान के आकलन पर कई तरह के आरोप थे, लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और इस मामले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल की गई। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद PL पुनिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, BSNL के पूर्व CMD ब्रजेंद्र के सिंगल और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत प्रशांत भूषण जी आपसे करना चाहूँगा कि आपने इस मामले में PIL दायर की थी और अब ये सीबीआई की विशेष अदालत का ये फैसला आया है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अचंभाजनक फैसला है और मेरी राय में बिल्कुल ही गलत फैसला है। देखिए, इसमें 3 तरह के आरोप थे। पहला तो ये कि सरकार ने जिस तरह से ये दसियों हजार करोड़ की प्राकृतिक संपत्ति जो जनता की है, खास कंपनियों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जैसे सिनेमा टिकट की बिक्री हो रही हो कि जो पहले आ जाए ले ले, दसियों हजार करोड़ की संपत्ति इस तरह से नहीं दी जा सकती। लेकिन इसमें और भी घोटाला किया गया कि एकदम से जो लास्ट डेट थी अपना पैसा और एप्लीकेशन जमा करने की, उसको एडवांस कर दिया गया। 1 अक्टूबर से 25 सितंबर कर दिया गया और लोगों को सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम दिया गया कि 2.5 घंटे में आकर वो 1650 करोड़ का ड्राफ्ट जमा कर दें और अपनी एप्लीकेशन जमा कर दें। और उसमें बहुत मारामारी हुई, जिसमें कि कोई जो रिकॉर्ड किया गया है कि किसी की एप्लीकेशन 30 सेकंड पहले आई, किसी की 1 मिनट बाद आई, वगैरह वगैरह। अब पहली बात तो इस तरह से दसियों हजार करोड़ की संपत्ति दे देना, ये इसको कहते हैं क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट। इसमें चाहे घूस ना भी दी गई हो, अगर आप अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके या किसी भी बगैर किसी पब्लिक इंटरेस्ट के किसी कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचा दें, नाजायज फायदा पहुंचाते हैं, तो उसको क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट कहा जाता है। तो इसे क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस कहेंगे? पहुंचाया गया, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग भी किया गया। आप क्या इसे एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस मानेंगे या इसके अलावा भी कुछ? नहीं, इसको क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट कहा जाता है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक संगीन अपराध है। दूसरी बात, इसमें यह भी पता लगा, जो सीबीआई की चार्जशीट में उसके सारे प्रमाण दिए गए हैं, कि रिलायंस ने एक बेनामी फर्जी कंपनी बना ली, स्वान टेलीकॉम, और इसने एसआर ने लूप टेलीकॉम को खरीद लिया और बेनामी तरीके से खरीद लिया, किसी और जने का नाम उसमें रख दिया, क्योंकि इन दोनों के पास लाइसेंस थे और इनको दूसरा लाइसेंस नहीं मिल सकता था। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा चीटिंग का केस था। और तीसरा जो ये शाहिद बलवा, यानी कि स्वान टेलीकॉम शाहिद बलवा ने ले ली और शाहिद बलवा ने अपनी कंपनियों के जरिए
कई लेयर्स में 200 करोड़ रुपए कनी मोदी की जो कंपनी थी कलिग्नार टीवी डीएमके वालों की, उसमें ट्रांसफर कर दिए, जिसको सीधा सीधा इससे बिल्कुल सीधा जुड़ाव दिख रहा था कि यानी कि घूस भी दी गई। ए राजा वहां मंत्री थे, उन्हीं लोगों की ये कंपनी थी। अब इन सब का पहले चीज पे तो इसने स्पेशल जज ने ये बोल दिया कि नहीं जी ये तो पॉलिसी का मैटर है, पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था पॉलिसी बिल्कुल गड़बड़ थी, बिल्कुल आर्बिट्ररी थी और इनफैक्ट करप्ट पॉलिसी थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस रद्द कर दिया। प्रशांत जी आप रहे, मैं आता हूं आपके पास। ट्रायल कोर्ट जी मैं आता हूं आपके पास में। पीएल पुनिया साहब, अभी आपने सुना प्रशांत भूषण जी जो कि इसमें एक पार्टी हैं, उन्होंने पीआईएल दायर की थी, उन्होंने बताया कि क्या क्या गलतियां हुई हैं इस मामले को लेकर के। बावजूद इसके निचली अदालत ने एक तरह से क्लीन चिट दे दी और कह दिया कि इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशांत भूषण जी तो पहले से इस मामले के तथ्यों को जानते हैं जी, और बहुत ही योग्य अधिवक्ता हैं जी, लेकिन उन्होंने जो बातें उठाई हैं, मैं नहीं समझता हूं कि उसमें से कोई छूटी हो जो कि ट्रायल कोर्ट में इसमें ना उठाए गए हों। तो वो आरोप भी लगे, चार्जशीट भी बनी, एविडेंस भी हुआ, एनालिसिस भी हुआ, लेकिन जो क्लिंचिंग एविडेंस होना चाहिए, जिसमें लीगली टेनेबल एविडेंस होना चाहिए, वो ट्रायल जज ने कहा कि वो नहीं प्रस्तुत हुआ जी। और ये सीबीआई जज ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अपॉइंट हुए। उनके जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हुए। यू ललित साहब जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, वो अपॉइंट हुए, उसके बाद फिर दूसरे हो गए। तो ये सब में सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजली मॉनिटर किया, महीने भर की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते थे। तो उस पर फिर सवाल उठाना जी। मैं समझता हूँ कि हम यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के, डिबेट में बैठ के, तो कोई एपेलेट कोर्ट की हैसियत नहीं हमारी रहती है। हाँ, हाई कोर्ट में जब जाएं, अपील करें और उसमें जो फैसला हो वो हो, लेकिन पूरी तरह से जो ट्रायल कोर्ट है उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं तो 7 साल से गर्मी की छुट्टियां भी मिला के बैठा रहा, सुबह से लेके शाम तक, लेके कोई आए एविडेंस लेके जो लीगली टेनेबल हो, लेकिन कोई नहीं आया। तो ऐसे में तो पूरी बात स्पष्ट है कि विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो सीएजी थे विनोद राय, उनसे मिलके 1,76,000 करोड़ का, सीबीआई ने उसको नहीं माना। सीबीआई कहती कि सिर्फ 30,000 का है और उनके डीजी हैं आरपी सिंह, वो कहते हैं कि सिर्फ 2,000 करोड़ का है लॉस है। तो किसी भी तरह से मैं समझता हूँ कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो भी कंक्लूजन दिए गए उसको सहसम्मान स्वीकार करना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से हाई कोर्ट में अपील में जाएं। अमन सिन्हा साहब, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया था, अब सरकार भी आपकी है, कोई इस तरह की बात भी नहीं कही जा सकती कि किसी तरह की कोई कमी रह गई हो इस मामले में। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी जो बात हो सकती थी वो सारी चीज़ रखी गई, अदालत ने उसे नहीं माना। अब सीबीआई कह रही है कि वो इसके खिलाफ अब बड़ी अदालत में जाएगी, आप क्या कहेंगे? पहले तो ये स्पष्ट करना होगा कि ये जो 2G स्कैम है बहुत बड़ा एक मैसिव करप्शन स्कैंडल था। बहुत इको आ रहा है मेरे ईपी में, इसको करेक्ट कर दिया जाए तो जी। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कैटेगोरिकली इस कंक्लूजन पे पहुंचा है, जिसमें प्रशांत भूषण जी भी एक पिटिशनर थे, कि ये सारी जो एक्सरसाइज थी 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की, वो एक आर्बिट्ररी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल एक्सरसाइज थी। इसी वजह से सारे जो 122 लाइसेंसेज जो यूपीए सरकार ने आवंटित किए थे यूपीए 2 में, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया, उन सभी को अनल कर दिया गया। और मैं आपका ध्यान इस बात पे भी दिलाना चाहूंगा कि जितनी भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो यूपीए के कार्यकाल के दौरान ही हुई, जो चार्जशीट भी फाइल हुई वो भी यूपीए के कार्यकाल के दौरान हुई, और जो प्रोसिक्यूटर भी जो अपॉइंट हुए वो भी जो यूपीए के कार्यकाल के दौरान थे वही चल रहे थे। और जिस तरह से आज स्पेशल कोर्ट का भी जो जजमेंट आया है, इट इज अ स्केथिंग इंडाइटमेंट of the investigation process which happened during the UPA dispensation। जो इन्वेस्टिगेशन हुई यूपीए के समय में, उसको कोर्ट ने उस चीज पे कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। और जिस तरह से उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी चला,
उस पे भी स्पेशल कोर्ट ने कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। और स्पेशल कोर्ट ने अपने इसी जजमेंट में यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस था वो फ्लॉड था। जैसा अभी आप भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो है प्रीपोन कर दिया गया कट ऑफ डेट को, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और फर्स्ट पेड फर्स्ट सर्व पॉलिसी ऑल ऑफ अ सडन, और 1 घंटे के अंतराल में सबको बोला गया कि आप इतने हजारों करोड़ रुपए जमा कर दीजिए। तो ये सब स्पेशल कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ऑब्जर्व किया है। ये बात सही है कि जो यूपीए के समय में इन्वेस्टिगेशन था वो पूरी तरह से बॉच्ड अप था। एक डाइल्यूटेड चार्जशीट उन्होंने फाइल की और शायद इस वजह से कोर्ट इस परिणाम पे पहुंचा है, पर इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो है वो प्रोसिक्यूशंस चल रहे थे, प्रोसिक्यूटर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड थे जी। तो अब इसमें जरूर मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज आगे जरूर अपील में जाएंगी जी। और मैं ये भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाद में जो बीजेपी के समय में स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ उसमें कहीं ज्यादा जो है प्राइस वो स्पेक्ट्रम आवंटन का मिला, करीब 1,75,000 करोड़ जो है वो 2 स्पेक्ट्रम आवंटन में खाली आ गया था। अमन जी रहे, मैं आता हूं आपके पास दोबारा जी, मैं आता हूं। शुभमय, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लगातार रिपोर्ट भी करते रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि अदालत ने जिन ग्राउंड्स पर इस मामले को खारिज किया है वो मेरिट पे सही लगते हैं आपको, या आपकी क्या राय इसके बारे में? कुर्बान जी, मुझे लगता है जैसे प्रशांत भूषण जी भी बता रहे थे, ये ओपन एंड शट केस था जी। एविडेंस इतने सारे सामने आए थे कि वो एविडेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ही जब 122 लाइसेंस को नकारा था तो क्लियरली एक मैलाफाइडे का एविडेंस सामने देखकर जो कागज दस्तावेज थे उसको देखकर उन्होंने राय दिया था। उस चीज़ को सरकार ने, मुझे लगता है कि इस अमन सिन्हा जी चाहे जितना भी बोले, मुझे लगता है कि इस केस को जितना सीरियसली लेना चाहिए था उतना सीरियसली इस वक्त लिया नहीं गया जी। और इसकी जो डे टू डे सुनवाई के बावजूद इसमें जिस तरह के एफर्ट देने चाहिए थे, जिस तरह के कागजात प्रस्तुत करने चाहिए थे, स्पेशल जज कह रहे थे कि बहुत सारे कागजात में सिग्नेचर्स नहीं है, बहुत सारे में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये काफ़ी कैवेलियर या लापरवाही का इंडिकेशन देता है। और इतना बड़ा केस जिसका इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा है देश में, इस केस को इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए था, क्योंकि इससे टेलीकॉम सेक्टर पर भी बहुत बड़ा चोट पहुंचता है। उसके फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी एक प्रश्न चिन्ह जो हम कुछ हद तक छोड़ के आए थे वो फिर से खड़ा हो जाता है। प्रशांत भूषण जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का रोल इसमें बताया, इसमें जो खामियां थी वो आपने बताई, लेकिन अब ये निचली अदालत का, स्पेशल कोर्ट का तो फैसला आ गया है। सीबीआई कह रही है कि वो इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाएगी, शायद हाई कोर्ट में जाएंगे। इसमें 3 मामले हैं, 2 सीबीआई के हैं, 1 ईडी की तरफ से है। ईडी ने भी कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। अब क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई और रोल हो सकता है इसकी निगरानी में या इस मुकदमे को आगे चलाने में, या ये कि मान लिया जाए कि ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो रोल अब अपील में ही होगा। पहले तो हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट के खिलाफ अगर कोई जाता है तब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन देखिए, ये जो स्पेशल जज ने बोल दिया कि भाई इसमें हम 7 साल तक वेट कर रहे थे, कोई आए और एविडेंस दे, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सीबीआई की चार्जशीट में ही बहुत सारा एविडेंस दिया गया था, तीनों जो हम कह रहे हैं, तीनों तरह के चार्जेस का, कि एक तो बिल्कुल गलत तरीके से दसियों हजार करोड़ की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों को उस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को भी तोड़ मरोड़ के उसकी डेट प्रीपोन करके दे दी गई, जो कि क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट का सीधा सीधा केस था। और ये तो करीब करीब सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड कर दिया था कि ये सब बिल्कुल गलत तरीके से किया गया। उसको भी उसने नकार दिया स्पेशल जज ने जी। उसके बाद सीबीआई ने इसका भी बिल्कुल ठोस एविडेंस पेश किया था कि ये दोनों बेनामी कंपनियां बनाई गई थी दूसरा लाइसेंस लेने के लिए, उसको भी नकार दिया गया। और तीसरा, सीबीआई ने बहुत ठोस एविडेंस अपनी चार्जशीट में डाला था कि 200 करोड़ रुपए की घूस दी गई कलिग्नार टीवी को शाहिद बलवा की कंपनी के द्वारा। उसको भी ये कह के बोल दिया कि भाई इन्होंने बाद में जब राजा को नोटिस दिया सीबीआई ने इस केस में,
तब फिर वो पैसा उन्होंने इंटरेस्ट सहित वापस कर दिया, तो उसको बोल दिया कि भाई ये तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सवाल ये कि आगे क्या, मतलब हर तरीके से बिल्कुल गलत जजमेंट दिया गया है। अब अपील होगी हाई कोर्ट में। जी ठीक है। हमारे साथ बीएसएनएल के पूर्व सीएमडी ब्रजेंद्र के सिंघल साहब भी हैं। ब्रजेंद्र सिंघल साहब, आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में 2G का जो ये आवंटन हुआ, इसमें किसी तरह की अनियमितता आपको लगता है कि हुई थी, और अदालत का जो फैसला आया है वो आपकी नज़र में सही है, या क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सिंघल साहब, देखिए, पहला तो सवाल मैं ये उठाऊंगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ठीक थी या ये छोटी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी वो ठीक थी। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है एविडेंस नहीं था, उसकी वजह से हमने सारे जो भी चार्जेस थे वो हमने रद्द कर दिए हैं और सब कुछ सही सलामत है। सवाल जो अभी मैं सुन रहा था, जवाब, आई थिंक वो बड़े लाजमी क्वेश्चंस रेज किए हैं जिनका कि इन्होंने कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया है और उनको बिल्कुल ख्याल में ही नहीं रखा गया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ द फॉलोइंग। पहली जो चीज़ है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है जी, वो कभी भी नहीं थी सिस्टम में। मैं बार बार ये कहा है, वो कभी भी सिस्टम में नहीं थी। स्पेक्ट्रम को हमेशा ऑक्शन किया गया है 1994 से, या बिडिंग प्रोसेस से ऑक्शन हुआ है या उसको ई असेंडिंग ऑक्शन जिसको कहते हैं उसकी वजह से ऑक्शन हुआ है। तीसरी चीज़ यह है कि बाहर के मुल्कों में भी ये ऑक्शन प्रोसेस से ही स्पेक्ट्रम को दिया गया। यूएसए में फॉर एग्जांपल $34 बिलियन इन्होंने स्पेक्ट्रम बेच के, और अभी फ़िलहाल में भी बेचा है, उसमें भी 15-20 बिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने इकट्ठे किए हैं। और हमारे अपने देश की ये लेते हुए हमारी हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम को कभी भी बिना बिडिंग या ऑक्शन के अलोकेशन नहीं हुई है। ये 2005 में जब इन्होंने स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से लिंक कर दिया, उस वक्त ये पॉलिसी बनी कि ठीक है, आप लाइसेंस ले लीजिए और स्पेक्ट्रम जब मिलेगा तब मिलेगा। और फिर उसको थोड़ा सा रेगुलराइज करने के लिए इन TRA को रेफरेंस किया गया मार्च ऑफ और अप्रैल ऑफ 2007 जी। और TRA ने जो जजमेंट रिकमेंडेशन की 2007 में, वो महा फ्लॉड थी। आप स्पेक्ट्रम, सारे स्पेक्ट्रम ऑप्शन कर दीजिए, लेकिन जो 2G स्पेक्ट्रम है उसको आप ऑप्शन मत कीजिए। अब ये समझ में नहीं आता कि आप कैसे कह सकते हैं कि सारे स्पेक्ट्रम ऑप्शन कीजिए और फिर दो 2G को ऑप्शन मत कीजिए, उसको आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड में दे दीजिए। जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड आपकी चीज़ कोई थी ही नहीं हमारे नेशन में, तो वो कहाँ से आ गई? वो 2005 में जब इन्होंने डीलिंक किया तब आएगी। कहा कि आप लाइसेंस ले लो, सर्विस प्रोवाइड करो, स्पेक्ट्रम जब मिलेगा तब मिलेगा। तो वो स्पेक्ट्रम जो है किसी तरह निकाला और उसके बाद बांटना शुरू कर दिया 2007 में। कट ऑफ डेट थी वो चेंज कर दी गई जी। तो ये कहने के लिए कि, फिर एक बात और कहूँगा जो शायद पब्लिक डोमेन में है या नहीं है, कि दिसंबर 2007 में जो पहले चेयरमैन थे टेलीकॉम कमीशन के मिस्टर माथुर, और उनके साथ जो मेंबर फिनांस थी, उन्होंने क्लियरली लिखा कि जो प्रोसेस है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो है ये गलत है, लेकिन इसको नहीं करिए। और उनमें से शायद एक आदमी दो आदमी, ठीक है सिंघल साहब हो गए, आप रहे, मैं आता हूं दोबारा आपके पास में जी। पुनिया साहब, आपके सामने सारी चर्चा है, आप अभी भी इसको मानते हैं कि अदालत का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, आपके स्टैंड को जस्टिफाई करता है, आपकी पार्टी के स्टैंड को विंडिकेट करता है, और अब इस पर आप नहीं चाहेंगे कि इस मामले को चुनौती दी जाए? देखिए, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जी की पॉलिसी 1999 से चल रही थी, जो बीजेपी की सरकार थी उस दौरान से जी। और इस बीच में एनडीए सरकार के द्वारा 25 लाइसेंस इसी तरह से फर्स्ट कम सर्व बेसिस पे दिए गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब सी चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई, बल्कि 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिखा कि इसमें ऑक्शन का प्रोसीजर अपनाया जाना चाहिए। वो आगे चल के पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, लेकिन ये सही नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का पहले कभी कंसेप्ट ही नहीं रहा। जहाँ तक न्यायालय ने पूरी तरह से हर पहलू पे स्पष्ट रूप से अपनी व्याख्या दी है, उसमें हम
सहमत हो ना सहमत हूँ, वो न्यायिक फैसला है और उसकी अपील हो सकती है, जैसे प्रशांत भूषण जी ने बताया। अमन सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी अमन जी। हाँ कुर्बान अली जी, बिल्कुल। और मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो स्पेक्ट्रम आवंटित हुआ 2008 में, वो 2001 की जो प्राइस डिस्कवरी थी उस पर 2008 में स्पेक्ट्रम बांट दिया गया, और वो भी क्या बंदर बाट हुई वो सबको मालूम है। और इस पे एड इडम, मतलब इस पे जो स्पेशल कोर्ट है उसका भी जजमेंट स्पष्ट है। वो कहता है कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो फ्लॉड था और एक आर्बिट्ररी तरीके से अलॉटमेंट हुआ, बल्कि कई तो तथ्य भी नहीं, फाइल भी उस समय की यूपीए सरकार ने कि कैसे आवंटन हुआ 2G स्पेक्ट्रम का, वो तक नहीं पेश कर पाए। ये जजमेंट में रिकॉर्डेड है, ओपी सैनी के जजमेंट में, जज ओपी सैनी के जजमेंट में। और देखिए, जो भी इसमें लीगल इन्फॉर्मिटीज हैं वो कई सारी हैं, और मुझे लगता है प्रोसिक्यूशन एजेंसी जरूर अपील में जाएंगी और जो भी एरर हुआ है उसको करेक्ट किया जाएगा जी। और स्पष्ट रूप से जब सुप्रीम, हमारे मित्र पुनिया साहब कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला आ गया उसको मानना चाहिए। अरे भाई, जब सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि ये इट वाज अ मैसिव करप्शन, ये दिस वाज अ होली आर्बिट्ररी इलीगल एक्सरसाइज, इट वाज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बंडरबाट हुई स्पेक्ट्रम की, तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। और ये सैनी साहब का जो स्पेशल कोर्ट का जो जजमेंट है उसको आप बिना पढ़े हुए आके यहाँ पे कह रहे हैं कि उसमें कई चीजें आपके फेवर में हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता ये क्या खुशी की बात हो रही है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, इतना बड़ा मैसिव करप्शन था, अगर लोगों को इसकी सजा नहीं मिल रही है तो इसमें खुश होने की कौन सी बात है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड जज थे सीबीआई कोर्ट, उसने फैसला दिया है जी, और 7 साल सुनवाई करने के बाद डिटेल में किया है। और उसके अलावा मैं बीजेपी के हमारे साथी से ये पूछना चाहूँगा, एक तरफ तो कहते हैं कि साहब वो इंडिपेंडेंटली सीबीआई और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी वो करती हैं और इसलिए सरकार का कोई रोल नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई ने, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान में हुई थी इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के कुछ कमियां छोड़ी होंगी। दोनों में कंट्राडिक्शन है, आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप में नहीं, अमन जी मेरे पास समय नहीं है, माफी के साथ मन में है। नहीं, मैं जवाब दे दूं, इन्होंने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो चार्जशीट फाइल हुई, वो यूपीए के समय में हुई और स्पेशल कोर्ट स्वयं कहता है कि वो बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन। चलिए ठीक है। और जहां तक प्रोसिक्यूशन की बात है, एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहे थे, तो उसमें सरकार का क्या लेना देना? हम लोग आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में ना उलझे। शुभम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस फैसले के बाद ये जो 2G केस के का सिलसिला है, इससे इंडियन क्रेडिबिलिटी और जो हमारी पॉलिटी है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? डेफिनेटली ये वाला केस काफ़ी लंबा एक पॉलिटिकल सवाल लेकर हमारे सामने आया था, और ये सवाल हम लोग सोच रहे थे कि अभी टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी हद से इससे उभर चुका है, 2G से उभर के हम 5G में आए, लेकिन हमको थोड़ी हद तक इसको फिर से स्लाइड बैक करवाता है। केस ज़रूर हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लेंडिंग वगैरह बहुत सारा सवाल इससे जुड़ा हुआ था, वो सारे पे फिर से एक क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं ये कहूँगा, अगर कोई कंपनी अगर इस केस बेस पे फिर से क्लेम करे कि भाई हमारे जो एलोकेशन थे वो कम हो रहे थे, हमको गलत तरीके से हमको विड्रॉ किया गया, तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो डेफिनेटली एक डिस्प्यूट है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, PL पुनिया साहब, प्रशांत भूषण जी, हमारे साथ अमन सिन्हा साहब थे और हमारे साथ सिंगल साहब थे, BSNL के पूर्व CMD। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अभी अदालत का फैसला आया है 2G स्पेक्ट्रम मामले में। CBI का और ED इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट का ये कहना है कि इसको वो चुनौती देंगे अदालत में। अब देखना ये होगा कि बड़ी अदालत इस मामले में आखिरी तौर पे क्या फ़ैसला लेती है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।